कहानी की शुरुआत आसमान में उड़ते एक प्राइवेट प्लेन से होती है, जहां हमारी मेन कैरेक्टर जैकी अपनी फुटबॉल टीम के साथ सफर कर रही थी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन तभी अचानक प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। जो लोग बिना सीट बेल्ट के खड़े थे वे बुरी तरह इधर उधर जा गिरे। जैकी की दोस्त ने घबराकर खिड़की से बाहर देखा तो प्लेन तेजी से घने जंगल की तरफ बढ़ रहा था। पायलट ने प्लेन को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल प्लेन जंगल की घनी झाड़ियों से जा टकराया और उसमें एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। होश में आते ही चश्मे वाली लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो कॉकपिट में मौजूद लोग बुरी तरह आग में झुलस चुके थे। खतरे को भांपते ही वह तुरंत इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागी। जल्द ही उसके बाकी साथी भी वहां पहुंच गए और सभी ने मिलकर पूरी ताकत से दरवाजा खोल दिया। एक एक करके सब लोग विमान से बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी विमान में लगी आग अचानक तेजी से फैलने लगी। उनकी एक साथी बैन अभी भी अपनी सीट पर फंसी हुई थी। शोना उसे बचाने के लिए वापस अंदर जाने लगी, लेकिन विमान किसी भी वक्त फट सकता था, इसलिए कप्तान ने उसे जबरदस्ती बाहर खींच लिया और दोनों वहां से भाग निकले। विमान से दूर पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि वे एक रहस्यमयी सुनसान जंगल में फंस चुके हैं। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं और कई घायल लोग मदद की गुहार लगा रहे थे। शोना अभी भी प्लेन में फंसे लोगों को बचाना चाहती थी, लेकिन तभी कप्तान ने उसे रोक लिया। उसी वक्त चश्मे वाली लड़की की नजर उनके कोच पर पड़ी। उसका पैर प्लेन के भारी दरवाजे के नीचे फंसा हुआ था। इससे पहले कि वो वहीं तड़पकर अपनी जान गंवा देता, सभी ने मिलकर भारी दरवाजा उसके पैर से हटा दिया, लेकिन तब तक उसका पैर बुरी तरह कुचला जा चुका था। सब लोग घबराए हुए थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी चश्मे वाली लड़की बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली गई। उधर जिस लड़की को कप्तान ने विमान में ही छोड़ दिया था, वो भी किसी तरह प्लेन से बाहर निकल आई। उसे जिंदा देखकर शोना और कप्तान दोनों के होश उड़ गए। शोना उससे माफी मांगने ही वाली थी कि तभी चश्मे वाली लड़की कंधे पर एक भारी कुल्हाड़ी लेकर आई और एक ही झटके में उसने कोच के पैर को दो हिस्सों में काट दिया। यह देखकर वहां खड़ी सभी लड़कियां बुरी तरह घबरा गईं, लेकिन चश्मे वाली लड़की बिल्कुल शांत थी। उसने बिना घबराए तुरंत अपनी बेल्ट निकाली और कोच के कटे हुए पैर पर कसकर बांध दी। इसके बाद उसने सबको समझाना शुरू किया कि इस जंगल में जिंदा रहने के लिए उन्हें क्या क्या करना होगा। वो एक एक करके सभी घायलों की पट्टी करने लगी, लेकिन कोच के कटे हुए पैर के घाव को तुरंत साफ करना जरूरी था। इसलिए बैन ने फौरन कप्तान के बैग से डेटॉल निकाल लिया। कप्तान कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन बैन के गुस्से भरे तेवर देखकर वह चुप हो गई। जैसे ही डेटॉल कोच के घाव पर डाला गया, तभी वह तेज दर्द से चीख उठा, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे बता सके कि उसका पैर आखिर किसने काटा था। कोच की पट्टी करने के बाद सभी ने बचा हुआ खाना आपस में बांट लिया। फिर वे सभी वहीं रुककर रेस्क्यू टीम का इंतजार करने लगे। इसी बीच लॉरा की नजर दूर पड़े अपने सूटकेस पर गई। वह तुरंत पास जाकर उसे खोलने लगी। अंदर उसे अपना सबसे प्यारा टेडी बियर मिल गया। उसे देखते ही लॉरा खुशी से झूम उठी, लेकिन उसकी यह खुशी बस कुछ ही सेकंड टिक पाई, क्योंकि तभी उसके सिर के ठीक ऊपर खून की एक बूंद आकर गिरी। लॉरा ने घबराकर जैसे ही ऊपर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विमान हादसे के बाद पेड़ की एक मोटी शाखा असिस्टेंट कोच के सीने के आर पार निकल चुकी थी। यह नजारा देखते ही सभी के होश उड़ गए। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर उसे नीचे कैसे उतारा जाए। तभी कप्तान ने एक आइडिया दिया। उसने कहा कि पहले एक पत्थर फेंक कर देखते हैं, शायद पता चल जाए कि वह अभी जिंदा है या नहीं। लेकिन कर्ली बालों वाली लड़की ये सुनते ही भड़क उठी। उसने कप्तान को ताने मारते हुए कहा कि वह आदमी पहले से ही इतनी बुरी हालत में फंसा हुआ है, फिर भी तुम उस पर पत्थर फेंकने की बात कर रही हो। बैन भी पीछे नहीं रही और मौका मिलते ही कप्तान पर ताने कसने लगी। अब पूरी टीम के बीच तनाव साफ नजर आने लगा था। तभी कोच का बेटा जैक भागता हुआ वहां पहुंचा। अपने पिता को बचाने के लिए वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन डाल दो लोगों का वजन संभाल नहीं पाई और तभी अचानक जमीन पर गिरते ही उसका शरीर बुरी तरह कुचल गया। कुछ ही देर में अंधेरा पूरी तरह छा गया। सभी लड़कियां आग के चारों तरफ बैठ गईं और एक दूसरे से बातें करने लगीं, ताकि कुछ देर के लिए इस डरावने माहौल से अपना ध्यान हटा सकें। शोना ने सभी को समझाया कि अगर वे यहीं शांत रहकर इंतजार करते रहें, तो इमरजेंसी लोकेटर लगातार रेस्क्यू टीम को सिग्नल भेजता रहेगा। उसे भरोसा था कि रेस्क्यू टीम उस सिग्नल को ट्रैक करते करते जल्द ही उन्हें ढूंढ निकालेगी। ये सुनकर सभी के मन में एक बार फिर उम्मीद जाग उठी, लेकिन उसी वक्त चश्मे वाली लड़की ने अपनी कुल्हाड़ी उठाकर आग में रख दी। फिर साथियों से नजर बचाकर वो उस गर्म कुल्हाड़ी को लेकर कोच के पास पहुंची। उसने धीरे से कोच की टांग की पट्टी हटा दी और तपती हुई कुल्हाड़ी सीधे उसके घाव पर रख दी। अचानक कोच दर्द से तड़प उठा और वहीं बेहोश हो गया। जब बाकी साथी भागकर वहां पहुंचे, तब चश्मे वाली लड़की ने उन्हें शांति से समझाया कि खून रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी था। आधी रात को जब बाकी सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी चश्मे वाली लड़की पास ही फ्रेश होने चली गई। इसी बीच उसके कानों में दो लड़कियों की बातें पड़ी। वे उसकी तारीफ करते हुए कह रही थीं कि आज सबकी जान उसी
चश्मे वाली लड़की की वजह से बची है। अगर उसने सही वक्त पर अपना दिमाग नहीं लगाया होता तो शायद उनमें से कोई भी आज जिंदा नहीं होता। ये सुनते ही उसके चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान आ गई, क्योंकि टीम में उसे हमेशा नजरअंदाज ही किया जाता था। यहाँ तक कि उसकी क्लासमेट्स भी अक्सर उसे ताने मारती थी। लेकिन इस हादसे के बाद वही लड़की अचानक सबकी नजरों में हीरो बन गई थी। हालांकि किसी को नहीं पता था कि यही खुशी उनकी आखिरी उम्मीद छीनने वाली है, क्योंकि उसी वक्त चश्मे वाली लड़की की नजर क्रैश हुए विमान के इमरजेंसी लॉकेटर पर पड़ गई। अगर वह लॉकेटर सही सलामत रहता तो सभी लोग आसानी से रेस्क्यू टीम को अपना सिग्नल भेज सकते थे। लेकिन अब वह खुद को टीम की हीरो बनाए रखना चाहती थी, इसलिए उसने उस लॉकेटर को उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। उसका मकसद साफ था, वो सभी को इसी जंगल में फंसाए रखना चाहती थी ताकि आगे भी वो इसी तरह सबकी मसीहा बनी रहे। हादसे को हुए लगभग 3 दिन हो चुके थे। उनके पास बचा हुआ सामान तेजी से खत्म हो रहा था, लेकिन रेस्क्यू टीम अब तक नहीं पहुंची थी। तभी कर्ली एक अच्छी खबर लेकर आई। उसने बताया कि करीब 7 किलोमीटर दूर उसे एक झील दिखाई दी है। क्योंकि उनके पास बचा पानी ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का ही है, इसलिए कर्ली ने सुझाव दिया कि यहाँ बैठकर मदद का इंतजार करने से बेहतर है सभी लोग साथ मिलकर झील तक जाएं। लेकिन कप्तान इसके लिए तैयार नहीं थी। वह चाहती थी कि सभी यहीं रुककर अपनी ताकत बचाएं और रेस्क्यू टीम का इंतजार करें। लेकिन टीम ने कप्तान की बात मानने के बजाय वोटिंग करने का फैसला किया। एक एक करके सभी ने हाथ उठाकर झील की तरफ जाने के लिए हामी भर दी। यहाँ तक कि कप्तान की सबसे करीबी दोस्त शोना ने भी उसका साथ छोड़ दिया। आखिरकार कोई और रास्ता न होने पर कप्तान भी मजबूरी में उनके साथ चल पड़ी। कई घंटों की थकान भरी यात्रा के बाद आखिरकार सभी लोग झील के किनारे पहुंच गए। झील नजर आते ही सभी लड़कियां खुशी से पानी में कूद पड़ी। कुछ देर के लिए उन्हें लगा जैसे उनकी सारी परेशानियां गायब हो गई हों। हर किसी के चेहरे पर राहत और खुशी थी, मानो विमान हादसे का वह डरावना मंजर कुछ पल के लिए उनके दिमाग से निकल चुकी हो। तभी लंबे बालों वाली लड़की की नजर दूर पहाड़ी पर पड़ी। वहाँ से एक अजीब सी रोशनी लगातार चमक रही थी। सबको लगा कि शायद वहाँ कोई घर है, इसलिए वे बिना देर किए पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। कुछ ही देर में वे उस घर के सामने पहुँच गए और बिना ज्यादा सोचे अंदर घुस गए। लेकिन लंबे बालों वाली लड़की को पहली नजर में ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। घर अंदर से पूरी तरह वीरान और जर्जर था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया है। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे और पूरे घर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। सभी लोग तुरंत घर के अंदर किसी काम की चीज की तलाश करने लगे। तभी कप्तान को एक डिब्बा बंद खाने का पैकेट मिला। कर्ली को डर था कि कहीं इसे खाने के बाद कोई बीमार न पड़ जाए। लेकिन जैसे ही डिब्बा खोला गया, अंदर का खाना पूरी तरह सड़ चुका था और उस पर फफूंद जम चुकी थी। ये देखते ही कप्तान का गुस्सा फिर भड़क उठा। उसने कहा कि उन्हें विमान के पास ही रुककर रेस्क्यू टीम का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। कप्तान की हालत देखकर शोना उसके लिए कंबल लेकर आई और उसे हौसला देने लगी। लेकिन रात होते ही जब बाकी सभी लोग घर के अंदर जाने लगे, तभी लंबे बालों वाली लड़की फिर से बेचैन हो उठी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि इस घर में कुछ तो बेहद गलत है और उसका ये डर आखिरकार सच साबित हुआ। आधी रात को कर्ली ने अचानक ऊपर अटारी से आती एक डरावनी आवाज सुनी। वह इसे वहम समझकर चुप नहीं बैठी, बल्कि खुद ऊपर जाकर देखने का फैसला किया। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि लंबे बालों वाली लड़की, जिसका नाम लॉटी था, एक कोने में सिकुड़कर बैठी हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी नजरें लगातार कर्ली के पीछे टिकी हुई थी। कर्ली ने जैसे ही घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक सफेद कंकाल पड़ा था। ये देखकर उसके होश उड़ गए। आधी रात सुनहरे बालों वाली लड़की एक डरावने सपने से अचानक जाग गई, लेकिन सामने देखते ही उसकी नजर लॉटी पर पड़ी, जो अब भी उसी अटारी को घूर रही थी। वह धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी, मानो उसे वहाँ अब भी कुछ दिखाई दे रहा हो। सुनहरे बालों वाली लड़की ने उसे समझाया कि उस कंकाल को वे पहले ही दफना चुके हैं, इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लॉटी का डर कम नहीं हुआ। अगली सुबह पिछली रात की घटना ने सभी को डरा रखा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि चश्मे वाली लड़की बिल्कुल शांत थी। वह बड़े ध्यान से घायल कोच की देखभाल कर रही थी। उधर उनका खाना भी लगभग खत्म होने वाला था। तभी उन्हें उस छोटे से घर में एक शिकार वाली राइफल मिल गई। राइफल हाथ में आते ही कोच ने उन्हें समझाया कि शायद रेस्क्यू टीम इतनी जल्दी उन्हें ढूंढने नहीं आने वाली। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें खुद शिकार करना सीखना होगा। इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा टेस्ट रखा, जिसका निशाना सबसे सटीक होगा। राइफल की जिम्मेदारी भी उसी के हाथों में होगी। सबकी निशानेबाजी का टेस्ट लेने के बाद आखिरकार जैक और सुनहरे बालों वाली नताली को राइफल सौंप दी गई। इसके बाद दोनों शिकार के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े, जबकि बाकी लड़कियां जंगली फल और खाने लायक सब्जियां ढूंढने में लग गईं। इसी दौरान लॉटी की नजर पेड़ पर बने एक अजीब निशान पर पड़ी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई नुकीली चीज किसी इंसान के शरीर के आर पार निकल गई हो। तभी उन्हें पास ही जंगल में एक पुराना विमान दिखाई दिया। उसे देखते ही सभी लड़कियों के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन चश्मे वाली लड़की के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि अगर यह विमान उड़ने लायक हुआ तो सभी लोग यहाँ से बच सकते थे और फिर उसका पूरा प्लान बेकार हो जाता। तभी एक लड़की विमान के अंदर जाकर जांच करने लगी। उसने जैसे ही प्रोपेलर घुमाया, अचानक विमान का पंखा तेजी से घूमने लगा और सामने खड़ी बैन की तरफ बढ़ने लगा। बैन कुछ समझ पाती उससे पहले कप्तान ने फौरन उसे धक्का देकर बचा लिया, लेकिन अब खुद उसकी जान खतरे में आ गई। तभी प्लेन के अंदर बैठी लड़की ने सही वक्त पर स्विच ऑफ
कर दिया, जिससे पंखा तुरंत रुक गया और कप्तान की जान बाल बाल बच गई। लेकिन लॉटी ने इसे एक बेहद डरावना संकेत बताया। उसने कहा कि शायद जिस शख्स का कंकाल उन्हें मिला था उसकी मौत भी इसी वजह से हुई थी। वह भी इस घर से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन शायद उस जगह ने उसे जाने ही नहीं दिया। इतना सुनते ही सभी के बीच में दहशत फैल गई। उधर जैक और नताली कुछ ही देर बाद एक हिरण को कंधे पर लाद कर कैंप लौट आए। उन्हें देखते ही बाकी सभी लड़कियां खुशी से झूम उठी, क्योंकि काफी समय बाद उन्हें खाने के लिए ताजा मांस मिलने वाला था। कोच ने भी पेट भरकर खाना खाया और फिर लंगड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी चश्मे वाली लड़की ने उसकी मदद करने के बहाने जानबूझकर उसे नीचे गिरा दिया। कोच अच्छी तरह समझ गया था कि चश्मे वाली लड़की ने यह जानबूझकर किया है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उधर खाना खत्म होते ही सभी लड़कियां घर के अंदर खुशी से नाचने गाने लगी और जब सभी मस्ती में डूबी हुई थी तभी म्यूजिक प्लेयर अचानक खराब हो गया और उसी वक्त अटारी से फिर वही डरावनी आवाज आने लगी। अगली सुबह चश्मे वाली लड़की चुपके से कोच के कमरे में पहुंची। वह उसे उठाने का बहाना लेकर आई थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कोच पर पड़ी तभी उसके अंदर की हवस जाग उठी। 17 साल की उम्र में अब तक उसके अंदर का प्यार कभी बाहर नहीं आया, इसलिए आज उसके पास सही मौका था। वह धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाली थी कि तभी कोच की नींद खुल गई। चश्मे वाली लड़की घबरा गई और तुरंत बोली कि वह तो बस उसे जगाने आई थी, लेकिन कोच सब समझ चुका था। उसने उसे तुरंत वहां से चले जाने को कहा और चेतावनी दी कि उसके साथ किसी तरह की गलत हरकत करने की सोचना भी मत। मजबूर होकर चश्मे वाली लड़की उदास होकर वहां से चली गई। हादसे को 3 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन रेस्क्यू टीम अब तक उनका पता नहीं लगा पाई थी। पीरियड्स के दौरान भी लड़कियों को लगातार भारी काम करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि कप्तान को भी कोई छूट नहीं मिली थी, क्योंकि यहाँ साफ नियम था, जो काम नहीं करेगा उसे नाश्ता नहीं मिलेगा। उसी दौरान कप्तान पानी भरने के लिए झील के किनारे पहुंची, लेकिन वहाँ उसने देखा कि लॉटी पायजामा पहने झील के बीचों बीच अजीब तरीके से खड़ी थी। कप्तान ने उसे आवाज लगाई, लेकिन लॉटी ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वह इन दिनों लगातार अजीब हरकतें कर रही थी। सभी को लगा कि विमान हादसे की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए कप्तान ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पीरियड्स की वजह से कप्तान हांफते हुए कैंप वापस लौट आई। शौना तुरंत उसके पास पहुंची और पूछा कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है, लेकिन कप्तान ने उल्टा उससे सवाल कर लिया कि बाकी लड़कियों की तरह उसे भी पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे। ये सुनते ही शौना कुछ पल के लिए चुप हो गई। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। दरअसल हादसे से ठीक एक दिन पहले शौना ने कप्तान के बॉयफ्रेंड के साथ रात बिताई थी, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि शायद ज्यादा टेंशन की वजह से उसे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। इसके बाद शौना चुपके से एक सुनसान जगह पर चली गई और खुद चेक करने लगी। उसे डर था कि कहीं वह सच में प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। अपनी सच्चाई छिपाने के लिए उसने चुपके से एक फटे हुए कपड़े को खून से रंग दिया, फिर वही कपड़ा कप्तान को दिखा दिया। उसे देखकर कप्तान का शक पूरी तरह दूर हो गया। लेकिन शौना ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि तभी एक लड़की अचानक जोर जोर से चीखने लगी। उसे अपने शरीर पर कुछ बेहद अजीब सा महसूस हो रहा था। सभी ने मिलकर उसका शरीर चेक किया, लेकिन वहाँ कुछ भी नजर नहीं आया। कर्ली ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि शायद उसने कोई भूत देख लिया है। ये सुनते ही कप्तान के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। टाइम पास करने के लिए उसने भूत बुलाने वाली एक सेरेमनी करने का आइडिया दिया। हैरानी की बात यह थी कि बाकी लड़कियों ने भी बिना सोचे समझे इस खतरनाक आइडिया पर हामी भर दी। जल्द ही कप्तान ने सेरेमनी की तैयारी भी शुरू कर दी। इसी बीच चश्मे वाली लड़की ने एक बार फिर कोच पर डोरे डालने शुरू कर दिए। उसने कोच को 1 कप हर्बल दवा दी और कहा कि इससे उसकी कटी हुई टांग की सूजन कम हो जाएगी। कोच ने ज्यादा सोचे बिना वो दवा पी ली। रात होते ही सभी लड़कियां अटारी में गोल घेरा बनाकर बैठ गईं। उन्होंने अपने सिर पर ताजा खून लगाना शुरू कर दिया। कप्तान ने धीमे धीमे मंत्र पढ़ने शुरू किए और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को एक भूत की तरह खड़ा कर दिया। उसके हाथ में एक रहस्यमयी चाकू था। इसके बाद सभी लड़कियां उससे एक एक करके सवाल पूछने लगी। शुरुआत में सबके सवाल अश्लील बातों से भरे हुए थे। सब कुछ हंसी मजाक में चल रहा था, लेकिन तभी जैक के छोटे भाई ने उससे सबसे अहम सवाल पूछा कि क्या हम सब यहाँ मरने वाले हैं। इतना सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे से हंसी गायब हो गई। तभी हाथ में पकड़ा रहस्यमयी चाकू धीरे धीरे घूमने लगा और 8 के आकार का निशान बनाने लगा। उसी वक्त अंधेरे में कोई रहस्यमयी चीज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। लॉटी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तभी अचानक हुई इस घटना से वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। लड़कियों ने घबराकर जल्दी से मोमबत्तियां दोबारा जला ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लॉटी पूरी तरह किसी रहस्यमयी ताकत के वश में आ चुकी थी। उसके मुंह से अचानक एक अजीब और डरावनी हंसी निकलने लगी। फिर उसकी आवाज भी बदल गई। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मुझे खून चाहिए, तुम सबका खून चाहिए। इसके बाद लॉटी बड़बड़ाते हुए खिड़की की तरफ बढ़ी और अचानक उसने अपना सिर कांच पर दे मारा। उधर नीचे कोच के मुंह से अचानक ढेर सारा अजीब तरल बाहर निकल गया। ये देखते ही लॉरा बाइबल लेकर
अटारी की तरफ दौड़ पड़ी। उसने लॉटी पर कई तरह से प्रेयर करके उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आया तो गुस्से में लॉरा ने बाइबल उठाकर सीधे लॉटी के सिर पर दे मारी। अगले ही पल लॉटी को जैसे होश आ गया। वह हैरानी से लॉरा को देखते हुए बोली कि तुमने मुझे क्यों मारा? वहाँ मौजूद बाकी लड़कियां अब भी समझ नहीं पा रही थीं कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। सभी के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस पूरी घटना के पीछे की वजह सिर्फ लॉरा जानती थी। उसे यकीन था कि ये सारी अजीब घटनाएं उसी रहस्यमयी निशान से जुड़ी हुई हैं, लेकिन असली डरावनी घटना अभी बाकी थी। अगली सुबह घने जंगल में फंसी लड़कियां नारियल इकट्ठा कर रही थीं। तभी लॉटी की नजर एक बेहद अजीब नजारे पर पड़ी। एक जंगली हिरण के सिर पर इंसानी आंतें लटकी हुई थी। लॉटी ने घबराकर तुरंत बाकी साथियों को बुलाया, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तब वहाँ कुछ भी नहीं था। लॉटी को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। कुछ ही देर बाद जैक और नताली शिकार से वापस लौट आए और उनके साथ वही अजीब हिरण भी था। सभी लड़कियों ने उसे देखते ही कहा कि वे ऐसी घिनौनी चीज बिल्कुल नहीं खाएंगी, लेकिन भूख के आगे उनकी सारी हिम्मत ज्यादा देर नहीं टिक सकी। जैसे ही उन्होंने हिरण का पेट चीरा तो अंदर से सड़े हुए कीड़े बाहर निकल आए। ये देखकर कुछ लड़कियां वहीं उल्टी कर दी। बाकी लोग भी हैरान थे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी कर्ली पूरी तरह टूट गई। उसने कहा कि सर्दियां आने वाली हैं और अगर वे इसी जंगल में फंसे रहे तो जल्द ही भूख और ठंड से मर जाएंगे। अब रेस्क्यू का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, उन्हें खुद बाहर निकलकर मदद ढूंढनी ही होगी। कर्ली की बात सुनकर आखिरकार कुछ लड़कियां उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गईं। रवाना होने से पहले लॉटी ने बैन को हड्डी का बना एक छोटा चाकू दिया। उसने बताया कि रात में उसे एक अजीब सपना आया था। अगर रास्ते में लाल धुआं या खून जैसी नदी दिखे तो तुरंत वापस लौट आना, क्योंकि वो एक बुरा संकेत है। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को आखिरी बार अलविदा कहा, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जंगल में कदम रखकर वे कितनी बड़ी गलती करने वाली हैं। उस रात सभी लोग आग के चारों तरफ बैठ गए। वे सोचने लगे कि जिस दिन उन्हें कोई बचाने आएगा तब वो दिन कितना खुशियों भरा होगा। वे सब ये इमेजिन कर ही रहे थे कि तभी अचानक जंगल से भेड़ियों की डरावनी आवाज गूंज उठी। एक पल में सबकी खुशी डर में बदल गई। कर्ली ने समझाया कि अगर वे शोर नहीं करेंगे तो भेड़िए उनके पास नहीं आएंगे। उसकी बात मानकर सभी चुप रहे और किसी तरह पहली रात गुजार ली। लेकिन अगली सुबह उन्हें एक बेहद डरावना नजारा दिखाई दिया। सामने एक पूरी नदी खून की तरह लाल दिखाई दे रही थी। उसी वक्त उनका कंपास भी अजीब तरह से घूमने लगा। तभी बैन को अचानक लॉटी की कही बात याद आ गई। उसने कर्ली को बताया कि यह लाल नदी एक अशुभ संकेत है। डरकर सभी ने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन कर्ली ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि लॉटी का सपना और ये लाल नदी सिर्फ बेकार की बातें हैं। अगर कंपास खराब भी हो गया है तो वे सूरज की दिशा देखकर आगे बढ़ सकते हैं। आखिरकार कर्ली की बात मानकर सभी लोग आगे बढ़ने को मजबूर हो गए। रात होते ही उन्होंने जंगल के बीच अपना कैंप लगा लिया। पहली रात पहरा देने की जिम्मेदारी कर्ली ने खुद ली, लेकिन आधी रात होते ही जंगल में भेड़ियों की भयानक आवाजें गूंजने लगी। आवाज इतनी डरावनी थी कि कर्ली भी डरकर पेड़ पर चढ़ गई और वहीं छिप गई। उधर नीचे मौजूद लड़कियां जलती हुई मशालें हाथ में लेकर भेड़ियों को कैंप से दूर भगाने लगी। लेकिन तभी एक भेड़िया अचानक बैन पर झपट पड़ा और उसे घसीटकर जंगल की तरफ ले जाने लगा। कर्ली ने तुरंत सिग्नल फ्लेयर दागा, लेकिन भेड़ियों पर उसका जरा भी असर नहीं हुआ। आखिरकार कर्ली ने लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से भेड़िए पर हमला कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैन बुरी तरह घायल हो चुकी थी और भेड़िए के हमले से उसका आधा चेहरा लहूलुहान हो गया था। सभी को लगा कि बैन मर चुकी है। कर्ली ने भारी मन से आग जलाई ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके, लेकिन तभी बैन की उंगलियां हल्की सी हिलने लगी, मतलब वह अभी जिंदा थी। सबने तुरंत आग बुझाई, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो वह भेड़िए से नहीं बल्कि अपने ही साथियों के हाथों मारी जाती। बैन का आधा चेहरा भेड़िए के हमले से बुरी तरह लहूलुहान था, इसलिए कर्ली ने बाकी दोनों साथियों को तुरंत कैंप वापस जाकर मदद बुलाने के लिए भेज दिया। कई दिनों और रातों की थकान भरी यात्रा के बाद आखिरकार वे कैंप पहुंच गए। बैन की हालत का पता चलते ही सभी लोग बिना एक पल गवाए तुरंत उसी जगह की तरफ निकल पड़े जहां कर्ली और बैन को छोड़ा था। लेकिन वहां पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। वहां कर्ली और बैन का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। सबको डर था कि कहीं वे दोनों भेड़ियों का शिकार तो नहीं बन गए। तभी अचानक आसमान में एक सिग्नल फ्लेयर दिखाई दिया। उसी के सहारे टीम ने आखिरकार दोनों को ढूंढ निकाला। कैंप वापस पहुंचकर बैन के घावों पर तुरंत टांके लगाए गए, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वहां कोई एनेस्थीसिया नहीं था। दर्द से बैन की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। उधर कर्ली भी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे पछतावा था कि उसके एक गलत फैसले की वजह से बैन की जान जाते जाते बची है, लेकिन जंगल में जिंदा रहने के लिए उन्हें अभी और फैसले लेने थे। अगली सुबह जब बाकी लोग सो रहे थे तभी टीम की एक लड़की ने सबको जगा दिया। उसने कहा कि उसके पास यहाँ से निकलने का एक खतरनाक आइडिया है। वह कुछ दिन पहले मिले उस पुराने विमान को उड़ाकर इस जंगल से बाहर निकलना चाहती थी। इसके लिए वह कई हफ्तों से फ्लाइट मैनुअल पढ़ रही थी। कोच उसके इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन बैन की हालत लगातार बिगड़ रही थी और शौना भी प्रेग्नेंट थी, इसलिए अब उनके पास इंतजार करने का ज्यादा वक्त नहीं बचा था। इसलिए सभी ने मिलकर उस पुराने विमान को ठीक करना शुरू किया और करीब 40 मीटर लंबा रनवे भी तैयार कर दिया। हालांकि कई लोग इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन जिंदा बचने की बस यही एक आखिरी उम्मीद थी। आखिरकार विमान उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया।
रवाना होने से पहले सभी ने एक दूसरे को गले लगाया और लॉरा से अपना ख्याल रखने को कहा। कोच ने बस इतना कहा कि यहाँ से निकलकर हमें भूल मत जाना। लॉरा ने उसे भरोसा दिलाया कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही रेस्क्यू टीम लेकर वापस आऊंगी। इतना कहते ही उसने इंजन स्टार्ट कर दिया। प्रोपेलर तेजी से घूमने लगा और विमान धीरे धीरे रनवे पर दौड़ना शुरू हो गया। जैसे ही उसने 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी, विमान अचानक जमीन से ऊपर उठ गया। उसे उड़ता देख बाकी सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगे। आखिरकार उन्हें लगा कि शायद अब वे इस जंगल से बच निकलेंगे, लेकिन उनकी यह खुशी कुछ ही पल की थी। अचानक को पायलट सीट पर रखा उसका छोटा टेडी बियर रहस्यमयी तरीके से जलने लगा और तभी अचानक उनकी आंखों के सामने बच निकलने की आखिरी उम्मीद भी आसमान में ही खत्म हो गई। वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह टूट चुके थे। अब उन्हें यकीन होने लगा था कि इस जंगल में कोई ऐसी रहस्यमयी ताकत जरूर है जो उन्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने देना चाहती। दिन बीतते गए, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। जल्द ही सर्दियां भी आ गईं, जिससे जंगली जानवर और फल लगातार कम होने लगे। आखिरकार हालात इतने खराब हो गए कि पेट भरने के लिए उन्हें सफेद कीड़ों तक को खाना पड़ा, लेकिन उन्हें निगलना भी किसी सजा से कम नहीं था। तभी कप्तान ने एक हैरत अंगेज आइडिया दिया। उसने कहा कि वैसे भी हमें यहीं फंसकर मरना है, तो क्यों न इन कीड़ों और सड़े हुए फलों से बनी शराब के साथ एक आखिरी जश्न मनाया जाए। हालांकि किसी को भी यह आइडिया पसंद नहीं आया, फिर भी आखिरकार सभी ने कप्तान की बात मान ली। अगले ही दिन सभी लोग पार्टी की तैयारियों में जुट गए। तभी चश्मे वाली लड़की कोच के पास पहुंची और उसे भी अपने साथ डांस करने के लिए बुलाया, लेकिन कोच ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लड़की चुपचाप वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी कोच की नजर उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू देखकर कोच का दिल पिघल गया। उसने आखिरकार हामी भर दी। ये देखकर चश्मे वाली लड़की के मन में एक उम्मीद जाग उठी। उसे लगा कि शायद कोच के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। इसलिए वह चुपके से जंगल में गई और अपने साथ लाए हुए नशीले मशरूम निकाल लिए। उसका इरादा था कि पार्टी के दौरान वह कोच को ये नशीले मशरूम खिला देगी और फिर बेहोशी का फायदा उठाकर उसके साथ मनमानी करेगी। शाम होते ही सभी लोग पार्टी के लिए तैयार होने लगे। प्रेग्नेंट शोना की ड्रेस की जिप बार बार अटक रही थी, इसलिए उसने नीचे से किसी को मदद करने को कहा। तभी वहाँ से गुजर रही चश्मे वाली लड़की ने मशरूम नीचे रखे और शोना की मदद करने ऊपर चली गई। लेकिन जब उसने वापस आकर देखा तो उसके रखे हुए नशीले मशरूम गायब हो चुके थे। दरअसल उसके ही एक साथी ने उन्हें उठाकर रात के सूप में डाल दिया था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि किसी को भी इसकी भनक तक नहीं थी। एक एक करके सभी लोग वही जहरीला मशरूम वाला सूप पीने लगे। उधर चश्मे वाली लड़की उन्हें सूप पीते देखकर चुपचाप मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे पता था कि थोड़ी देर में नशीले मशरूम का असर शुरू हो जाएगा। वह इसी मौके का फायदा उठाकर कोच के करीब जाने वाली थी, लेकिन तभी शोना भी अपनी दोस्त के लिए एक कटोरा सूप लेकर आ गई। कप्तान पहले ही चश्मे वाली लड़की पर भरोसा खो चुकी थी, इसलिए उसने मौका मिलते ही उसका सूप चुपके से फेंक दिया। उधर बाकी लोग बिना कुछ जाने नाच गाना करते हुए पूरी तरह जश्न में डूब चुके थे। उधर चश्मे वाली लड़की ने एक बार फिर कोच को डांस के लिए बुलाया, लेकिन इस बार कोच ने उसे साफ मना कर दिया। उसने उसे सख्त चेतावनी दी कि वह उसके पीछे पड़ना बंद करे। ये सुनकर लड़की बुरी तरह टूट गई और एक कोने में बैठकर चुपचाप ड्रिंक पीने लगी। उधर अपने पसंद के लड़के को कप्तान के साथ जाते देखकर दूसरी लड़की भी भड़क गई। गुस्से में वह कोच को अपने साथ जंगल की तरफ ले गई, लेकिन तभी नशीले मशरूम का असर धीरे धीरे शुरू हो गया। दोनों को चक्कर आने लगे, आंखों के सामने अजीब चीजें दिखाई देने लगीं और उनका शरीर भी उनके काबू में नहीं रहा। तभी कोच को समझ आया कि चश्मे वाली लड़की ने सभी को कोई नशीली चीज खिला दी है। उधर पार्टी में मौजूद लोगों पर भी नशे का असर पूरी तरह हो चुका था। कोई अजीब अजीब बातें कर रहा था तो कोई बेकाबू होकर अजीब हरकतें कर रहा था। इसी बीच कप्तान जैक को लेकर उसी छोटे से घर में चली गई और दोनों ने मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब बाकी लोगों को पता चला कि कप्तान और जैक दोनों गायब हैं, तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि दोनों आखिर कहाँ गए हैं। लॉटी ने तुरंत उन्हें पकड़कर वापस लाने का फैसला किया, लेकिन वापस जाते वक्त जंगल से आती जानवरों की डरावनी आवाजों ने सबको डरा दिया। फिर भी नशे में चूर लोग अब किसी चीज से डरने की हालत में नहीं थे। भेड़िए हों या कोई और जंगली जानवर, वे बिना रुके आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर बाद वे उस छोटे से घर तक पहुंच गए। दरवाजा खोलते ही सभी की नजर कप्तान और जैक पर पड़ी। उनकी हालत देखकर साफ समझ आ गया कि अंदर क्या हुआ था। कप्तान ने तुरंत सफाई देने की कोशिश की, लेकिन ड्रेस पर लगे खून के धब्बे से उसका सारा झूठ पकड़ा गया। इसके बाद सभी ने उसे पकड़कर बंद कर दिया। गुस्से में पागल हुई लड़कियों ने जैक के सारे कपड़े उतार दिए और अपनी हवस मिटाने की तैयारी करने लगी। इस सीन की वजह से मेरी वीडियो के एल लग जाएंगे, इसलिए चलो आगे चलते हैं। काफी देर तक लड़कियों का टॉर्चर सहने के बाद जैक आखिरकार बुरी तरह टूट गया और मौका मिलते ही वह खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग निकला। लेकिन तभी एक बेहद अजीब घटना हुई। सभी लड़कियों को जैक इंसान नहीं बल्कि एक जंगली जानवर दिखाई देने लगा। इसके बाद सभी ने चाकू उठाए और बेरहम राक्षस की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ी। रात के उस डरावने जंगल में जैक जान बचाकर आगे भाग रहा था और पागल हो चुकी लड़कियां उसका लगातार पीछा कर रही थी।
बदकिस्मती से आखिरकार उन्होंने जैक को पकड़ लिया। लॉटी ने किसी पागल मुखिया की तरह शोना को आदेश दिया कि जैक को तुरंत खत्म कर दो। शोना जैसे ही उसकी गर्दन पर चाकू चलाने वाली थी, तभी अचानक नताली और कप्तान वहां पहुंच गए। उन्होंने फौरन जैक को बचा लिया। इसी बीच चाकू हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसे देखते ही नताली और लॉटी दोनों उसे उठाने के लिए झपट पड़ी। आखिरकार नताली ने बाजी मार ली और चाकू अपने हाथ में ले लिया। लॉटी ने उसे घूरते हुए धमकी दी कि अगर उन्होंने जैक को नहीं मारा तो वह राक्षस उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ये सुनते ही नताली भड़क उठी। उसने कहा कि वो अपना यह ढोंग और लोगों को पागल बनाना बंद करे, लेकिन लॉटी कोई जवाब देने के बजाय एक बेहद डरावनी हंसी हंसने लगी। उसकी हंसी सुनते ही सभी लड़कियों के रोंगटे खड़े हो गए। अगली सुबह जब सबको होश आया तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि पिछली रात वे अपने ही साथी को मारने वाली थी। कैंप वापस लौटते ही सभी ने चश्मे वाली लड़की को घेर लिया। सब उससे पूछने लगे कि उसने आखिर सबको नशीला मशरूम क्यों खिलाया, लेकिन उसने सफाई देते हुए कहा कि ये मशरूम उसने सिर्फ कोच के लिए रखे थे। गलती से वे सूप में चले गए और इसी वजह से सबने उन्हें खा लिया। कोच अभी उसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी जंगल की तरफ से अचानक कुछ हिलने की आवाज आने लगी। अगले ही पल झाड़ियों को चीरता हुआ एक विशाल भूरा भालू बाहर निकल आया। उसे देखते ही सभी डरकर पीछे हट गए, लेकिन लॉटी अजीब तरह से शांत रही। वह बिना डरे धीरे धीरे भालू की तरफ बढ़ने लगी। सबको लगा कि शायद डर के मारे लॉटी का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। वह विशाल भालू लॉटी के सामने पहुंचा और अचानक घुटनों के बल बैठ गया। लॉटी भी कुछ पल के लिए उसे हैरानी से देखती रही, लेकिन अगले ही सेकंड उसने बिना एक पल गवाए भालू पर हमला कर दिया। इस अजीब नजारे ने सभी को हैरान कर दिया। जिस भालू से वे कुछ सेकंड पहले डर रहे थे, अब वही उनका खाना बन चुका था। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि लॉटी ने उस भालू को इतनी आसानी से कैसे काबू कर लिया। कप्तान ने इसे सिर्फ किस्मत का खेल बताया। उसके मुताबिक वो भालू शायद बेवकूफ था, इसलिए उसने उन पर हमला नहीं किया। लेकिन उस वक्त किसी को इसकी परवाह नहीं थी, उन्हें बस खाना चाहिए था। तभी कर्ली ने कहा कि उन्हें इस खाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन यह सुनते ही कप्तान भड़क उठी। उसने सबका मजाक उड़ाते हुए कहा कि कल रात तक यही लोग नशे में पागलों की तरह पार्टी कर रहे थे और आज ऐसे दिखावा कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद कप्तान ने अपना सारा गुस्सा सीधे शोना पर निकाल दिया। उसने सवाल किया कि कल रात तुमने जैक को मारने की कोशिश क्यों की थी, लेकिन शोना ने शर्मिंदगी से कहा मुझे पिछली रात की कोई बात याद नहीं है। कप्तान फिर भी उसे लगातार सुनाती रही। आखिरकार शोना का भी गुस्सा फूट पड़ा। उसने पलटकर कहा अगर तुम कल रात जैक के साथ रंगरलियां नहीं मनाती तो यह सब हुआ ही नहीं होता। यह सुनते ही कप्तान का गुस्सा और भड़क उठा। गुस्से में उसने शोना का सबसे बड़ा राज सबके सामने खोल दिया। उसने बताया कि शोना के पेट में पल रहा बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का है। ये सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों के होश उड़ गए। अब तक जो बात छिपी हुई थी वह सबके सामने आ चुकी थी। कप्तान ने गुस्से में शोना से कहा कि वह कैंप छोड़कर चली जाए, लेकिन बाकी साथियों ने कप्तान की ही बात उसके खिलाफ कर दी। उन्होंने कहा अगर तुम्हारे हिसाब से सब पागल हैं तो फिर तुम्हें ही यहाँ से चले जाना चाहिए। गुस्से में कप्तान सच में कैंप छोड़कर बाहर चली गई। उसे लगा था कि कोई न कोई उसे रोकने जरूर आएगा, लेकिन इस बार किसी ने उसे मनाने की कोशिश नहीं की। आखिरकार उसने बाहर ही आग जलाई और वहीं रात बिताने लगी। आधी रात को उसे ठंड से कांपते देख शोना उसके पास पहुंची और अपनी गलती के लिए माफी मांगकर उसे वापस अंदर बुला लाई। कप्तान भी ज्यादा देर तक जिद नहीं कर सकी। अंदर आते ही सबने उसे कंबल ओढ़ाया और गर्म सूप पीने के लिए दे दिया। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। वहाँ वही असिस्टेंट पायलट खड़ा था जिसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। अगले ही पल शोना की आंख खुल गई। दरअसल यह सब सिर्फ एक सपना था। पिछली रात कोई भी कप्तान को ढूंढने बाहर नहीं आया था, लेकिन तभी शोना की नजर खिड़की के बाहर पड़ी। पूरे जंगल में भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। उसे अचानक सब समझ आ गया। वह घबराकर बाहर भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कप्तान ठंड में जमकर अपनी जान गंवा चुकी थी। शोना उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। कप्तान उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन एक छोटी सी गलती के चलते उसकी जान चली गई। उस रात के बाद कैंप का माहौल पूरी तरह बदल गया। कुछ हफ्तों बाद लॉटी हाथ में कप्तान का दिल लिए एक रहस्यमयी रस्म में शामिल होती दिखाई दी। अब साफ था कि इस कैंप में सिर्फ जंगल ही खतरनाक नहीं था, लॉटी के अंदर भी कुछ ऐसा बदल चुका था जिसे देखकर हर कोई डरने लगा था। और यहीं पर सीजन 1 की कहानी खत्म हो गई। लेकिन सीजन 2 में हालात इससे भी ज्यादा भयानक होने वाले हैं। खाना खत्म होते ही ये लोग अपने ही साथियों को खाने पर मजबूर हो जाएंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं, जंगल में छिपी एक और खौफनाक चीज भी जल्द ही उनके सामने आएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके सीजन 2 पर भी अगली वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना।